जय हिंद डिफेंस लवर्स। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। क्या आप जानते हैं कि एयरफोर्स किसी एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए जब उनके ऑर्डर्स प्लेस करती है तो ये कैसे तय किया जाता है कि इस एयरक्राफ्ट के मिनिमम इतने ऑर्डर्स तो दिए ही जाएंगे, और आखिर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर नंबर्स महत्वता क्यों रखते हैं और वो कौन कौन से कारण हैं जो कि एयरक्राफ्ट के मिनिमम ऑर्डर, उनके प्रोडक्शन रेट, उनके ऑर्डर कमिटमेंट, तो इन सभी चीजों के पीछे रहते हैं। तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आप सभी को ध्यान होगा भी कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से तेजस MK2 को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई थी जिससे मानो ऐसा लग रहा था कि अभी एयरफोर्स तेजस MK2 के ऑर्डर्स को लेकर कंफर्म नहीं है, और फिर स्टेटमेंट के बाद डिफेंस कम्युनिटी में एक तरह की कंफ्यूजन बन गई थी कि क्या एयरफोर्स तेजस MK2 के पक्ष में नहीं है। तो फिर इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए अगले ही दिन फिर एक और स्टेटमेंट सामने आई जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया कि एयरफोर्स एक्चुअल में तेजस MK2 की 6 स्क्वाड्रंस को खरीदने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है, और फिर इन 6 स्क्वाड्रंस को लेने के बाद तेजस MK2 को और अधिक संख्या में लिया जाएगा या नहीं, तो फिर इसका फैसला होगा तेजस MK2 की परफॉर्मेंस के आधार पर। और यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि कुछ तो ऐसा है जो कि एक्चुअल में एयरक्राफ्ट की संख्या पर निर्भर करता है। तो अगर हम आपको ये कहें कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की कॉस्ट, नंबर ऑफ असेंबली लाइन्स, प्रोडक्शन रेट, इंडिजनाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन, तो ये वो सारी चीजें हैं जो एयरक्राफ्ट के ऑर्डर नंबर्स पर निर्भर करती है। तो चलिए इन पर डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स हम आपको बता दें। पहला, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो आसान शब्दों में इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के दौरान ऑर्डर करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर एयरक्राफ्ट की हमें जरूरत है, तो ये उसकी संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमें सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स खरीदने हैं तो हमें कम से कम 12 सुखोई फाइटर्स का मिनिमम ऑर्डर देना होगा। और एक कारण ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स जो एडिशनल 12 सुखोई फाइटर्स को लेने पर काम कर रही है, तो एक्चुअल में वो फाइटर्स इसलिए ली जा रहे हैं क्योंकि एयरफोर्स के जो सुखोई फाइटर्स क्रैश हुए हैं तो उनको वो रिप्लेस करेंगे, लेकिन जो सुखोई फाइटर्स क्रैश हुए हैं उनकी संख्या केवल 11 है, पर इसके बावजूद भी हम 12 सुखोई फाइटर्स ले रहे हैं क्योंकि सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 12 एयरक्राफ्ट। दूसरा पॉइंट, असेंबली लाइन। तो इसके तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये एक ऐसा डिवीजन है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को असेंबल किया जाता है, जैसे कि सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के लिए नासिक की फैसिलिटी। तीसरा है प्रोडक्शन रेट। तो ये इस बात को दर्शाता है कि प्रति वर्ष कितने एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाएगा। जैसे कि अभी के समय तेजस MK1 की जो सिंगल असेंबली लाइन है तो उसका प्रोडक्शन रेट 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर का है, यानी कि एक साल में 8 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कंपनी को 40 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला है और उसके पास 8 एयरक्राफ्ट एक साल में तैयार करने वाली असेंबली लाइन है, तो फिर कंपनी केवल इसी सिंगल असेंबली लाइन में इन 40 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स को कंप्लीट करेगी, यानी कि करीब 5 सालों का टाइम लगेगा सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में। और ये एक ऐसा थंब रूल है जिसे अधिकतर कंपनीज फॉलो करती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कंपनी चाहे तो और असेंबली लाइन ओपन करके इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी और फास्ट भी तो कर सकती है, लेकिन फिर भी कंपनी नहीं करती है। तो इसके पीछे के जो सबसे प्रमुख कारण है वो है असेंबली लाइन की फिक्स कॉस्ट, जिसमें लैंड, लेबर, मटेरियल, इन्वेंट्री, फैसिलिटीज, मेंटेनेंस, इस तरह की वो सारी चीजें जो कि असेंबली लाइन को रन करने के लिए चाहिए होती हैं, तो इनकी एक फिक्स कॉस्ट इसमें शामिल रहती है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप और असेंबली लाइन ओपन करते हैं तो उसके साथ जो एक फिक्स कॉस्ट है वो तो हमेशा आपके साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पुरानी वाली असेंबली लाइन है तो आप उसके कॉस्ट पर दूसरी भी चला लेंगे, बल्कि लैंड, लेबर, मटेरियल, इन्वेंट्री, फैसिलिटीज, मेंटेनेंस, ये सारी कॉस्ट आपको फिर से लगानी पड़ेगी। और जबकि असेंबली लाइन के जो ब्रेक इवन है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस असेंबली लाइन की टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये सबसे अच्छी तरीके से तभी आएगा जब आपकी वो असेंबली लाइन कम से कम 5 सालों के लिए रन हो रही है। आसान शब्दों में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपकी असेंबली लाइन में जो एक कॉस्ट लगी है तो उसको अच्छी तरीके से वसूलने के लिए कम से कम 5 साल तक के लिए आपकी असेंबली लाइन चलनी चाहिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं और ये समझते हैं कि आखिर हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर जो कि चाहे तो आसानी से असेंबली लाइंस में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो एकदम से इस चीज़ में आगे नहीं आते। तो इसके पीछे भी एक खास कारण है। अब वो कारण यह है कि जो DPSUs हैं उनके विपरीत जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं तो वो इस बात पर फोकस करते हैं कि अधिक से अधिक प्रॉफिट वे हासिल कर सकें, और इसी वजह से वो कभी भी किसी भी संदिग्ध जगहों पर निवेश नहीं करेंगे। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो असेंबली लाइंस पर एकदम से इन्वेस्ट करने के लिए आगे इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की भी डर है कि अगर उन्हें पर्याप्त ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो उनकी असेंबली लाइन खाली पड़ी रहेगी और फिर उसके साथ जो उसकी फिक्स कॉस्ट होती है वो तो उनको देनी है, यानी कि कुल मिला के उनको होगा नुकसान। और आमतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो डेडलाइंस को काफ़ी सीरियसली लेते भी हैं और उनका पूरा उद्देश्य होता है कि डिलीवरी सही समय पर कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि डिलीवरी पूरी होने के बाद फिर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं तो उनकी असेंबली लाइन ड्राई पड़ी रहेगी, जो कि डायरेक्टली उनके बैलेंस शीट पर दिखेगा। और अगर वो प्राइवेट फर्म स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है तो कंपनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो लॉस्ट है तो उसका सिर्फ स्टॉक मार्केट पर भी दिखेगा।
और इतना ही नहीं बल्कि पूरे साल भर में जो उन्होंने मैन पावर को अच्छी तरीके से ट्रेन किया और जो नो हाउ जानते हैं, तो असेंबली लाइन के ड्राई पड़े रहने से उनकी स्किल्स का भी नुकसान होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप L&T को ले सकते हैं, जिसको 100 K9 वज्र का ऑर्डर मिला था और L&T ने समय से पहले इन K9 वज्र को डिलीवर कर भी दिया था। और इस ऑर्डर के तहत जो फाइनल K9 वज्र थी वो 18 फरवरी 2021 को डिलीवर कर दी गई थी और तब से लेकर अब जाकर यह तय हुआ है कि L&T को 100 और K9 वज्र के ऑर्डर्स मिलेंगे। यानी कि 1 साल से भी अधिक समय तक L&T की जो K9 वज्र वाली असेंबली लाइन थी वो ड्राई रन हो रही थी। अब वो तो शुक्र है कि रक्षा मंत्रालय ने 100 और K9 वज्र के लिए अप्रूवल दे दिया है और कॉस्ट निगोशिएशन के बाद फिर औपचारिक रूप से आर्मी ऑर्डर्स दे देगी। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि हमको एडिशनल K9 वज्र की रिक्वायरमेंट है, तो ये बात पहले से ही दिख रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी मंत्रालय की तरफ से इनके ऑर्डर्स को प्लेस करने में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। और डिफेंस सेक्टर में जो भारत के प्राइवेट प्लेयर्स मौजूद हैं, तो वे पूरी क्वालिटी के साथ शेड्यूल टाइम से पहले ही पूरा कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रिपीट ऑर्डर्स मिलने में समय लग जाता है। और वहीं अगर बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो हम सभी को पता है कि उनका रिकॉर्ड अभी तक कैसा रहा था और ऊपर से उनकी तरफ से जो प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाते थे तो उनमें सही क्वालिटी की कमी रहती थी। हालांकि पब्लिक सेक्टर की इसी कमी को इम्प्रूव करने के लिए फिर भारत सरकार ने OAB का निगमीकरण करने का फैसला लिया था और अब जाकर हम कह सकते हैं कि काफी कुछ चीजें बदलनी शुरू हुई हैं। इसके अलावा भारत में नंबर को लेकर झिझक अभी भी सबसे आगे बनी हुई है और जब LCH, तेजस इस तरह की बाकी के स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे थे, तब कुछ समय पहले तक फोर्सेस की ओर से इनके ऑर्डर्स को लेकर कोई भी कमिटमेंट देखने को नहीं मिल रही थी और इसी वजह से हर एक प्राइवेट प्लेयर इस कंपटीशन में जाने से डर भी रहा था। और प्राइवेट सेक्टर को ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें सारी रिसर्च प्राइवेट कंपनीज द्वारा ही की जानी होती है और इसके साथ ही उसकी पूरी डेवलपमेंट कॉस्ट प्राइवेट प्लेयर्स ही उठा रहे थे। और अगर ये सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर्स पूरा करते हैं तो ही उसके बाद उन्हें ऑर्डर्स मिलने की संभावना दिख रही थी, लेकिन कमिटमेंट अभी भी नहीं थी और जो कि अनसर्टेनिटी को दर्शाता है और इसी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आगे जाने से डर भी रहे थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है और अगर गवर्नमेंट उस कॉस्ट का थोड़ा हिस्सा उठाने के लिए तैयार नहीं है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर वो प्रोग्राम मेक कैटेगरी में नहीं आता है तो फिर सीधी सी बात है कि उस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की जो कॉस्ट है वो वैसे ही काफ़ी बढ़ जाएगी। अब आमतौर पर ऐसी स्थिति में होता ही है कि कंपनीज ये जो कॉस्ट उन्होंने लगाई है उससे वो मैन्युफैक्चरिंग में कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए उतने ऑर्डर्स मिले ही नहीं जिससे उनकी कॉस्ट जस्टिफाई हो सके, तो फिर वो उस लागत को कैसे हासिल करेंगे जो उन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाने में लगाई है। और जैसे कि हमने आपको कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स का मेन फोकस होता है कि प्रॉफिट अधिक से अधिक कैसे कमाया जाए और इसी वजह से वो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते और इसी वजह से बिना प्रॉपर ऑर्डर कमिटमेंट के सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, मान लीजिए अगर आपको किसी प्रोडक्ट का रिपीट ऑर्डर मिल भी जाता है तो ऐसी स्थिति में भी असेंबली लाइन को रीस्टार्ट करना तो वो एक अलग ही अपने आप में सिरदर्दी वाला काम है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप F-22 को ले लीजिए। F-22 के प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करने की जो कॉस्ट है तो वो US को पड़ी थी $50 बिलियन और वो भी सिर्फ 194 F-22 फाइटर्स को खरीदने के लिए, यानी करीब $216 मिलियन पर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट US को पड़ी जब उन्हें इसका प्रोडक्शन रीस्टार्ट किया। और जबकि इससे पहले जब F-22 को बनाया गया था तो उसकी कॉस्ट US को पड़ी थी केवल $138 मिलियन पर एयरक्राफ्ट। और इतना ही नहीं बल्कि लॉकहीड मार्टिन ने यह भी बताया है कि प्रोडक्शन लाइन को रीस्टार्ट करने की अपने आप में ही कीमत करीब $200 मिलियन है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर नंबर्स जरूरी क्यों होते हैं। और इसलिए कारण ये भी है कि HAL और अधिक असेंबली लाइंस को एकदम से नहीं बनाती है और वो सेम असेंबली लाइन का इस्तेमाल करती है बाकी के एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए भी। जैसे कि भी वर्तमान समय में नासिक में जो सुखोई फाइटर्स की असेंबली लाइन है तो उसे जरूरत पड़ने पर तेजस फाइटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। और भविष्य में भी जब तक कि HAL को एयरफोर्स से एक पर्याप्त संख्या में ऑर्डर्स नहीं मिल जाते हैं तब तक HAL और नई असेंबली लाइंस को एकदम से नहीं बनाएगी। वे मौजूदा असेंबली लाइन को इस्तेमाल करेंगे, जरूरत पड़ने पर उसे मॉडिफाई करेंगे और तेजस MK1 फाइटर्स की डिलीवरी भी उसी तरीके से पूरी की जाएगी। और इस तरीके से करीब 2029 में जाकर सारे तेजस MK1 फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो पाएंगे। और जैसे कि अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया था कि तेजस का प्रोडक्शन 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तभी जब इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स या फिर इंडियन एयरफोर्स की जरूरत बढ़ जाए। यानी कि बात सीधी सी है कि अगर तेजस के ऑर्डर्स अच्छी खासी संख्या में आते हैं तो ही जाकर HAL इनकी असेंबली लाइन और बढ़ाने पर काम कर सकती है। और इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि तेजस MK1 फाइटर्स की डिलीवरी में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। बाकी 2029 तक जब तक कि सारे तेजस MK1 फाइटर्स डिलीवर होंगे और फिर जब तक कि तेजस MK2 के ऑर्डर्स मिलते हैं तब तक वे उन्हें मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसके बाद वे AMC के ले जाएंगे। हालांकि अगर आप K9 वज्रटी जैसे हॉविट्जर और एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन को लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच कंपैरिजन होगा, लेकिन लैंड, लेबर और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आधार पर इन्हें समझा जा सकता है। अब भले L&T को एयरक्राफ्ट वाली असेंबली लाइन के कंपैरिजन में उतनी अधिक लागत ना उठानी पड़े, लेकिन अंत में उन्हें भी उस संदिग्ध फिक्स्ड कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा जो कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर पसंद नहीं करता है। हालांकि यहाँ पे अभी लीड टाइम को कैलकुलेट भी नहीं किया गया है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि असेंबली लाइन के ड्राई होने से पहले अगर प्रोडक्ट के री ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो फुल स्विंग प्रोडक्शन में उसमें कम समय लगेगा। और उसका कारण यह कि सारी सप्लाई चेन हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं, सारे कॉम्पोनेंट सही समय पर आ रहे हैं जिससे इन्वेंट्री की कॉस्ट कम रहेगी।
लेकिन अगर ऑर्डर्स हमें असेंबली लाइन के रुक जाने के बाद मिल रहे हैं और वो भी एक लंबे अंतराल के बाद, तो इसका मतलब यही है कि आपको सारे कंपोनेंट्स फिर जीरो से स्टार्ट करने पड़ेंगे और एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन रेट पर वापस पहुंचने में समय तो लगेगा ही, और जो कि इनडायरेक्ट तरीके से डिलीवरी के टाइम फ्रेम को बढ़ा देगा। तो ये वो सारे कारण हैं जिसके चलते प्राइवेट सेक्टर अभी के समय इंडियन डिफेंस में एकदम से इन्वेस्ट करने से पहले करीब 2 बार तो सोचते ही हैं। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं जिससे हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, पर फिलहाल के जो बेसिक्स था वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात ये करते हैं कि कितने नंबर्स में ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, तो इसका फैसला कौन लेता है। तो आपको बता दें कि जब बात आती है नंबर्स को डिसाइड करने की, तो यहाँ पे कोई एक सिंगल पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि एयरक्राफ्ट के मामले में एयरफोर्स और गवर्नमेंट तय करेगी कि कितनी संख्या में ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, जो कि तय होगा हमारी जरूरत के आधार पर, कौन कौन से लोकेशंस पर इन्हें तैनात करना है, कितना बजट है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस तरह के बाकी के अलग अलग फैक्टर्स पर। आसान शब्दों में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि फिलहाल अभी जो हमारा फाइनल गोल है वो है 42 फाइटर स्क्वाड्रंस का। अब एयरक्राफ्ट के जो नंबर्स होते हैं वो मुख्य रूप से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आते हैं और इसके लिए जो RFI जारी की जाती है तो उनमें एयरक्राफ्ट के एक्चुअल नंबर्स का तो खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ उसके आसपास के नंबर्स का खुलासा जरूर होता है। फिर एक्चुअल नंबर्स आते हैं AON यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी में, और फिर जब RFP जारी की जाती है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, तो उसमें होते हैं फाइनल ऑर्डर नंबर्स, और हर साल किस रेट से डिलीवरी होगी तो इसका फैसला फाइनल नेगोशिएशन टॉक्स के दौरान होता है। अगर हर साल अधिक से अधिक एयरक्राफ्ट की डिमांड की गई है तो ये भी इनडायरेक्ट तरीके से कॉस्ट को बढ़ा देता है, लेकिन ये रिलेशन भी तभी सही होता है जब ऑर्डर्स की संख्या कम हो। अगर ऑर्डर्स की संख्या ज़्यादा है तो फिर बाकी की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में हर साल थोड़े बहुत एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने से कॉस्ट और अधिक ज़्यादा आती है। और इस तरह के वेरिएबल का सबसे अच्छा उदाहरण है इन्फ्लेशन। जैसे कि मान लीजिए आपको 80 एयरक्राफ्ट को बनाने का ऑर्डर मिला और आप हर साल 8 एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। अब अगर ऐसे में हम इन्फ्लेशन रेट लेते हैं 4%, यानी कि महंगाई हर साल 4% के रेट से बढ़ती जा रही है, तो पहले साल के कंपैरिजन में हमारे एयरक्राफ्ट की जो लास्ट साइकिल होगी यानी कि 10वां साल, क्योंकि हम 8 एयरक्राफ्ट एक साल में बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमको 10 साल लगेंगे 80 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में। तो 10वें साल में हम जो एयरक्राफ्ट बनाएंगे तो उनकी कॉस्ट पहले बनाए गए एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अब इसी कीमत को आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब है जब आप 24 एयरक्राफ्ट एक साल में बनाएं और करीब 3 से 3.5 साल का समय लें सारे एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने में। यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो कॉस्ट आपको 10 साल में लग रही थी वो 3 से 3.5 साल में आपको कम लगेगी। लेकिन ये भी है कि अगर आपको 24 एयरक्राफ्ट एक साल में मैन्युफैक्चर करने हैं तो आपको असेंबली लाइन भी ज़्यादा लगेंगी, तो ऐसे में एक से ज़्यादा असेंबली लाइन खोलने पर आपकी कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इन सारे वेरिएबल्स का आपस में लेन देन है जिसके माध्यम से लागत कम आती है और जो डिलीवरी है वो इफेक्ट नहीं होती है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कुछ चीज़ें दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। नई डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ड्रोन महोत्सव, इस तरह के जो अलग अलग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें भारत के प्राइवेट सेक्टर का मोराल बढ़ा रहे हैं। और पहले जहाँ प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सेक्टर में एकदम से निवेश करने में 2 बार सोचते थे, तो वे भी अब बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर C295 की डील, तेजस प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन, AMCA जैसे मेजर मिलिट्री प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन, ड्रोन सेक्टर में भारत की अलग अलग कंपनीज जैसे कि जेन टेक्नोलॉजीज, सागर डिफेंस, न्यू स्पेस रिसर्च, अडानी एल्बेट, गुरुत्वा सिस्टम, तो इस तरह की सारी प्राइवेट कंपनीज भारत को एक ड्रोन हब बनाने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। प्राइवेट कंपनीज के लिए DRDO की तरफ से कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की गई हैं। यहाँ तक कि HAL ने भी प्राइवेट कंपनीज को हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है, और इस बात की पूरी संभावना है कि AMCA और तेजस MK2 के लिए अब हमें प्राइवेट असेंबली लाइंस भी देखने को मिल सकती है। बाकी कार्बाइंस को दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करने वाले डील को कैंसिल करके भारत के स्वदेशी कंपनीज को चांस देना, ATAGS के ऑर्डर्स, APV के ऑर्डर्स, नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल्स और इसी तरह की वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो स्थिति को काफ़ी बदल रही है। हालांकि शिप्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में अभी वर्तमान समय में प्राइवेट सेक्टर के तौर पर केवल L&T ही काम कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चलकर भविष्य में शिप मैन्युफैक्चरिंग में भी और प्राइवेट प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन पॉइंट यह है कि सारी चीज़ें अभी पर्याप्त नहीं है, इन्हें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसके लिए फोर्सेस की तरफ से भी नंबर्स की कमिटमेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फोर्सेस अपनी तरफ से ऑर्डर्स की कमिटमेंट पूरी रखते हैं तो इससे प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ उनको इसमें कोई नुकसान नहीं है। और बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का सपना जो भारत ने देखा है वो सपना बेहद ही जल्द पूरा होगा। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है ही, लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमको मोटिवेट करती हैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाने के लिए। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।